हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एपीएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सीएमए फाइनल लॉ की चेक्ड आंसर शीट, जो इसी पेपर में जो अटेम्प्ट हुआ था, इस अटेम्प्ट जो हुआ था उसकी चेक्ड आंसर शीट है। जब मैंने देखा ना तो मेरे को इस आंसर शीट से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। बच्चे ने तो चलो गलती जो करी है, इंस्टीट्यूट की बहुत गलतियां हैं उसके अंदर। उसने सही आंसर को भी गलत करा हुआ है, नंबर नहीं दिए और इतना घटिया, मतलब मेरे, अच्छा एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पे, मेरा कहीं से भी मोटिव ना तो इंस्टीट्यूट को डिफेम करना है यहाँ पे, ना मेरे को आप लोगों को डिमोटिवेट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना भी ये शीट देख के डर जाएंगे कि यार आंसर तो सही लिखने के बाद जब इंस्टीट्यूट नंबर नहीं दे रहा तो हम पढ़े क्यों। ये ना सब एरर है जो इंस्टीट्यूट को सुधारना पड़ेगा। मेरी इंस्टीट्यूट से हम्बल रिक्वेस्ट है, तुम्हारे को तुम्हारी गलतियां दिखा रहा हूँ, देख लेना और इनको सुधरवा लो, वरना क्यों बच्चों के करियर खराब करने पे तुले हो। मैं दिखाता हूं, स्टार्ट करते हैं। देखो शीट, मैंने बच्चे का नाम हाइड कर रखा है। पहला क्वेश्चन था, कुछ ठीक भी है कुछ नहीं भी है। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इज नोन एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऑनरशिप डॉक्यूमेंट माना जाता है? बिल ऑफ लेडिंग ही माना जाता है। तो वो देखो, इसने बोला चूज ऑन ऑप्शन, बच्चे ने चुना था बिल ऑफ एक्सचेंज, वो गलत है। चूज ऑन ऑप्शन 4, तो इसलिए मार्क्स 0 मिले, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है बिल ऑफ लेडिंग। अब ये क्वेश्चन देखो सेकंड, ये इंस्टीट्यूट ने गलत दिया है। A निधि कंपनी shall not accept deposit exceeding dash times of net owned fund। एक कंसेप्ट होता है निधि कंपनी के लिए कि निधि कंपनी जितने उसके नेट ओन्ड फंड है उससे इतने से ज्यादा पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती फंड। जैसे एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ है कि निधि कंपनी के जितने नेट ओन्ड फंड होंगे उससे 20 टाइम्स से ज्यादा वो फंड एक्सेप्ट नहीं कर सकती निधि कंपनी, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लॉ में 20 लिखा है। अच्छा देखो, बच्चे ने करेक्ट आंसर में क्या लिखा है? बच्चे ने यहाँ पे करेक्ट आंसर में क्या लिखा है? चूज ऑन ऑप्शन 1, उसने सही लिखा ना 20 टाइम्स, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिए 0। इंस्टीट्यूट ने आंसर के दिए 25 टाइम्स। अब तुम्हारे को मिनिस्ट्री की साइट पे लेके चलता हूं। ये लो मिनिस्ट्री की साइट। मिनिस्ट्री की साइट पे रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नेट ओन्ड फंड लिखी हुई है। मिनिस्ट्री की साइट में लास्ट पॉइंट पढ़ो कि रेशियो ऑफ नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट नॉट मोर देन 1:20, कि अगर नेट ओन्ड फंड 1 है तो डिपॉजिट की जो रेशियो है वो 20 टाइम्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1:20 की रेशियो है। इसका मतलब नेट ओन्ड जो क्या कहते हैं, जो नेट ओन्ड फंड है वो जो डिपॉजिट्स हैं वो कंपनी के नेट ओन्ड फंड के 20 टाइम्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहां पे कितनी लिमिट है? 20 टाइम्स। और बच्चे ने भी क्या आंसर लिखा था? चूज ऑन ऑप्शन 1 20 टाइम्स। इंस्टीट्यूट ने गलत करके क्या लिखा आंसर में? 25 टाइम्स। साला इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है और इंस्टीट्यूट ने सही आंसर गलत करके 0 कर दिया। क्या कर लोगे तुम? जब मैंने देखा ना मेरे को बहुत चुभा। एक एक मार्क मैटर करता। अभी तो भी आगे चलो। अभी देखो, ये आंसर ठीक था, गलत आंसर दिखाता हूं तुम्हारे को पहले। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिव फॉर मर्जर। अच्छा, जब कोई कंपनी मर्ज होती है तो उसका क्या मोटिव होता है मर्ज होने का? मर्ज होने के कई मोटिव होते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस एक्सपेंड होगा, है ना, बिजनेस बड़े लेवल पे ग्रो करेगा। अच्छा, टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं मर्जर करते के टाइम पे। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। अच्छा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी बड़े लेवल पे काम करेगी, बल्क में प्रोडक्शन करेगी, तो उसको क्या कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कमाएगी बनाने में। यस। अच्छा, तुमने कभी कभार देखा होगा, तुम गली मोहल्ले में कोई चीज बनवाने जाते हो तो तुम 5 यूनिट बनवाओगे तो तुम्हारा कोई चीज महंगी बनाएगा, तुम उसी चीज की 1000 यूनिट बनाओगे तो तुम्हारा कोई चीज सस्ती पड़ेगी। तो क्या मर्जर करवाने का एक मोटिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है? बिल्कुल होता है। क्या टैक्स बेनिफिट भी होते हैं। अच्छा, बच्चे ने क्या आंसर लिखा था? चूज ऑन ऑप्शन 4। बच्चे ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल चुना था, बच्चे का आंसर ठीक था। इंस्टीट्यूट ने 0 कर दिया। इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर दिया नन ऑफ दीस, कि इनमें से कोई भी फायदा नहीं होता मर्जर का। पागल है साले, मतलब मेरे को तो इतनी खुंदाकारी कि मैं क्या बोलूं इनको। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। ये इंस्टीट्यूट की बहुत घटिया रिक्वायरमेंट है। इनका स्पेशल एक्ट है कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ही चीज बोलता है, क्या, कि अगर उन्होंने किसी जगह पे मार्किंग देनी थी और मार्किंग नहीं दी है तो आप उस मार्किंग के लिए उनको कंप्लेंट कर सकते हो, या कोई टोटलिंग में मिस्टेक है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर उन्होंने आंसर अपने हिसाब से दिया तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये तो गलत है, नंबर मिलने चाहिए। ये किस हिसाब से नंबर दिए मेरे को नहीं पता। अच्छा, और एक चीज दिखाता हूं तुम्हारे को आगे। अच्छा, एक बात बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव। तो ठीक है क्वेश्चन, ये ठीक है। एफडीए वाला क्वेश्चन भी ठीक है, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी ठीक है। और क्वेश्चन गलत दिखाता हूं, गलत दिखाता हूं। ये तो बच्चे ने गलत करा था, ये आंसर ठीक है जो इंस्टीट्यूट ने दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट ने सारे आंसर गलत दिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे गलत दिए। अब ये देखो, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है इज नॉट एप्लीकेबल टू, आपको पता होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, और आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता, बाकी सब जगह पे लगता है। तो यहाँ पे इसने बच्चे ने आंसर क्या लिखा है, चूज ऑन ऑप्शन 1 नन ऑफ दीज, लेकिन सिलेक्टेड आंसर क्या लाइफ इंश्योरेंस। इंस्टीट्यूट ने आंसर सही दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन ही तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये टॉपिक ही तुम्हारे कोर्स का नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने मेरे को लगता है क्यों डाला है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में एक टॉपिक है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में चीज कवर होती है, तो इन्होंने वहां से उठाकर डाल दिया। लेकिन लॉजिकली ये क्वेश्चन कहाँ का था, कॉन्ट्रैक्ट का। चलो मैं इसको फिर भी गलत नहीं मान रहा, क्योंकि इंश्योरेंस में भी ये टॉपिक रिपीट होता है, तो चलो इसको हटा देते हैं। नीचे आते हैं, एक क्वेश्चन, ये मेट्रो किस मॉडल पे बनी है, पीपीपी मॉडल पे, ये क्वेश्चन लगी था इनका। अच्छा जीडीआर एडीआर वाले क्वेश्चन, जीडीआर का जो क्वेश्चन है शेयर कैपिटल वाले चैप्टर पढ़ाया जाता है इंटर में, इन्होंने फाइनल में पूछा है। एलएलपी का क्वेश्चन कि एलएलपी में कौन सा फीचर नहीं होता। अच्छा आपको पता है कि एलएलपी को म्यूचुअल एजेंसी उसमें नहीं होती है ना, एलएलपी को रजिस्ट्रेशन करवाना इज नॉट कंपलसरी, ये आपको पता है, कंपलसरी होता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक फीचर डाला ना कि कौन सा नहीं है, तो ये सेकंड पॉइंट नहीं है, इन्होंने आंसर सही दिया है। लेकिन मेरे कहने की सेंस ये है कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो इन्होंने दिया है, ये एलएलपी का क्वेश्चन और ये इंटर का है। एलएलपी में इस बार बहुत क्वेश्चन पूछा, एलएलपी को पढ़ के आना। और मैं मेन पहले गलत आंसर दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये आरटीजीएस की फुल फॉर्म पहुंची थी। एक क्वेश्चन था, ये सही है, ये देखो, ये नहीं, 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 ये देखो। एक क्वेश्चन है कि एक कंपनी इलीगल ऑब्जेक्ट से बनी है। पहली बात तो इंडिया में इलीगल ऑब्जेक्ट से कंपनी बन नहीं सकती, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से बन गई तो क्या उसको क्वेश्चन किया जा सकता है? यस डेफिनेटली। देखो अगर कोई लॉ में रिक्वायरमेंट है कि कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन में आपने कोई कमी करी है और आरओसी ने आपको रजिस्ट्रार सीओआई दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, तो आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंपनी इलीगल ऑब्जेक्ट से बनी उन्होंने प्रूव कर दी तो उसको डेफिनेटली क्वेश्चनिंग की जा सकती है। बच्चा ने लिखा यस क्वेश्चनिंग की जा सकती है, इंस्टीट्यूट कह रहा नहीं की जा सकती, जीरो। क्या है ये, मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ा इन्होंने क्या आंसर दिया। अच्छा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते। अच्छा बहुत सारे बच्चे, जब मैं क्लास में बेस बनवाता हूँ, ये देखो पहला क्वेश्चन, कंपनी लॉ को एडमिनिस्टर कौन करता है? एमसीए। ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जो बिल्कुल बेस होते हैं। ये मैंने फाउंडेशन में कि कंपनी लॉ में रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है, सबसे ऊपर एमसीए, देन आरडी, फिर आरओसी में बताता हूँ ना पहली क्लास के अंदर अपने बच्चों क्लास के अंदर, जो हमारे से पेन ड्राइव गूगल ड्राइव बच्चे पढ़ते हैं, मैं डिटेल में बताता हूँ। इवन मैंने मैराथन में भी चीज डाली हुई है, तो ये सारे बेस में बनाते चलता हूँ। आपको पता है कि मेरी वो आदत नहीं है कि जितने अदर टीचर्स मार्केट में कराते हैं कि प्रिजम्पशन ले ली कि इंटर में जो पढ़ के आया वो बच्चे को आता होगा, ऊपर ऊपर करा देते हैं आगे का फिर फाइनल का। मैं तो सारा बेस बनाता हूं, देखो उस तरीके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एलएलपी क्या एलएलपी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? तो कह रहे हो, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या वो एलएलपी एक्ट से गवर्न होगी, तो नहीं, इसका आंसर है नो। तो इन्होंने सही लिखा, बच्चे ने गलत लिखा आंसर। बच्चे ने लिखा यस अगर एलएलपी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है एलएलपी एक्ट से गवर्न होगी, नहीं। अगर कोई एलएलपी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 367 से लेकर आगे के सेक्शन लगते हैं, तो कंपनी एक्ट लगता है, एलएलपी एक्ट नहीं लगता प्राइवेट, अगर वो एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट होगी तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें क्वेश्चन दिखाना था तुम्हारे को, कहां ये रहा। हाँ ये क्वेश्चन देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट। क्या ये टर्म्स, उन्होंने पूछा कि ये टर्म्स कंपनी एक्ट में डिफाइन है नहीं है? अमलगमेशन, आपको पता है अमलगमेशन कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं है, पूरे कंपनी एक्ट में अमलगमेशन शब्द कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट द वर्ड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, आपको पता होगा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट भी पूरे कंपनी एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। अच्छा बच्चे ने आंसर में क्या लिखा? अमलगमेशन इज नॉट डिफाइंड इन कंपनी एक्ट, बच्चे ने सही लिखा। अच्छा उसको ये भी लिखना चाहिए था कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट ये दोनों ही कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन बच्चे ने एक चीज तो ठीक लिखी है, फिर भी आंसर जीरो, फिर भी आंसर जीरो। आपको मैं चीज नॉलेज के लिए बता देता हूं, मर्जर हो या अमलगमेशन, अमलगमेशन वर्ड कंपनी एक्ट में सेक्शन, आपको पता होगा अमलगमेशन के जो कंपनी एक्ट में सेक्शंस हैं वो है 230 से लेकर 240 तक। इसमें बीच में एक सेक्शन टेक ओवर का भी है, लेकिन मेनली ये सेक्शंस हैं। तो इसमें ना अमलगमेशन शब्द इनमें कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। अमलगमेशन वर्ड इनमें से कुछ कुछ सेक्शंस में यूज किया गया है, अमलगमेशन वर्ड सेक्शंस में यूज जरूर हुआ है, लेकिन अमलगमेशन वर्ड पूरे कंपनी एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। और इंस्टीट्यूट ने अमलगमेशन वर्ड पूरे कंपनी एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, और इंस्टीट्यूट ने यही पूछा था कि अमलगमेशन वर्ड कंपनी एक्ट में डिफाइन है या नहीं है, और बच्चे ने क्या लिखा? डिफाइन नहीं है। तो बच्चे का आंसर सही है, डिफाइन नहीं है। उसने ये तो लिखा ना, उसको ये भी लिखना चाहिए था कि नीचे वाला भी डिफाइन नहीं, लेकिन ऊपर वाला उसने एक आंसर तो लिखा, इंस्टीट्यूट ने जीरो क्यों दे दिए? मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ा। इतनी घटिया चेकिंग, तुमने सही आंसर को भी गलत नंबर दिया, बच्चा क्या चैलेंज करेगा? और बहुत सारे बच्चे तो मेरे पास ऐसे भी कंप्लेंट कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, इंस्टीट्यूट ने हमारे को मार्क्स ही अलॉट नहीं करे हैं।
और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं कि उनके मार्क्स अलग हैं, उनके मार्कशीट में मार्क्स अलग हैं और आंसर शीट में मार्क्स अलग हैं। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो मेरी बच्चों तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इंस्टीट्यूट को मेल डालो और अपनी बात रखो और कॉल करो। जिन लोगों के ये आंसर गलत है ना, इंस्टीट्यूट ने सही आंसर को भी गलत करा है, तुम इस पे क्वेश्चनिंग तो नहीं कर सकते, फ्रेंड से मेल डाल लो, लेकिन कुछ होगा नहीं। अच्छे से मेहनत करके भगवान का नाम लेके दोबारा पेपर दो, लेकिन मेरी इंस्टीट्यूट से हमको रिक्वेस्ट है, अपनी इन गलतियों को सुधार लो, ये आंसर ही गलत है, क्यों बच्चों का करियर खराब करने पे तुले हो। लेकिन मैं बच्चों से एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो हमारे बच्चे जिनकी टोटलिंग में मिस्टेक है और जिनकी और किसी जगहों पे मिस्टेक है, मतलब टोटलिंग में या उनको कई जगह पे मार्क्स अलॉट नहीं हुए, तो आप तो डेफिनेटली डालो, आपको तो मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जिनका ये सही आंसर इंस्टीट्यूट ने गलत कर दिया, मेरे को नहीं लगता इंस्टीट्यूट इसके मार्क्स देगा, लेकिन देने चाहिए। ये सीए इंस्टीट्यूट ने भी हरकत करी थी थोड़ा टाइम पहले, आज से 1.5-2 साल पहले इंस्टीट्यूट ने, सीए इंस्टीट्यूट ने भी हरकत करी थी कि बच्चों के आंसर सही थे लेकिन इंस्टीट्यूट ने मार्क्स 0 दिए हुए थे, तो उनको बाद में मार्क्स मिले थे। तो यह सीएम इंस्टीट्यूट को भी करना चाहिए। बस यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं तुम्हें सिर्फ शीट दिखा के ये दिखाने आया था कि कई बार बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। और एक चीज इसमें 2 सीख मिली इस शीट से। हमें सीख क्या मिली? पहली बात, बेस बहुत स्ट्रांग रखना है। ये कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं, बेसिक लेवल की चीजें पूछ रहे हैं, सीधा ये नहीं कि एडवांस लेवल डायरेक्टर पे पहुंच रहे हैं मुंह उठाकर, या कोई बड़ी चीजों पे बहुत बेसिक चीजें, कंपनी को गवर्न कौन करता है, एमसीए और कोई चीजें, बहुत बेसिक चीजें पूछते चले आ रहे हैं, और कि ये चीज डिफाइन है कंपनी एक्ट में नहीं है वगैरह वगैरह, और टेक्निकल तो पूछ ही रहे हैं। प्लस दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके से देके आनी है कि अगर कोई आंसर पॉसिबल लग रहा तो वो भी बता दो। जैसे इसमें इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए, ये दोनों डिफाइन नहीं थे, दोनों बता दो अगर आपको लग रहा है, खाली एक 1 वे में आंसर मत दो। बाकी भगवान का नाम लेके पेपर देके आओ, सब सही होगा। ये 2, 4, 5 नंबर की गलतियां हर इंस्टीट्यूट करता है, लेकिन इनके थोड़े से ज्यादा बुरे हालात हो गए आजकल। ऑनलाइन के चक्कर में लोग संभाल नहीं पा रहे। लेकिन अब जब तुम्हें पता है कि हार्श रियलिटी की पेपर फिर दोबारा ऑनलाइन ही दे रहे हैं, और तुम्हारे अपना कुछ नहीं, तुम अपनी मेहनत करो अच्छे से दिल लगा के, सब अच्छा होगा। और जिन बच्चों के साथ ये गलत हुआ है, प्लीज अपनी तो आप कम से कम कंप्लेंट डालो। जब तक कंप्लेंट डालोगे नहीं तो बात फैलेगी कैसे। और इस वीडियो को मैक्सिमम फैलाओ और इंस्टीट्यूट तक पहुंचाओ, ताकि उन लोगों को शर्म आए कि वो लोग बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।